हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं यूजीसी रेगुलेशन 2026 के बारे में, जो कि इस समय का ज्वलंत मुद्दा है कि यूजीसी रेगुलेशन 2026 में ऐसा क्या आ गया जिससे कि समाज में जो भी विभाजन जैसी स्थिति पैदा हो रही है, इसको समझना बेहद ज़रूरी है। आपने देखा कि बहुत बड़े बड़े न्यूज चैनल्स बता रहे हैं कि ये जो है उन सामान्य वर्ग के सभी छात्रों के लिए जो अध्ययन कर रहे हैं उच्च शिक्षा केंद्रों में, उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरे की घंटी है। उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरे की घंटी है जो उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षक पद पे तैनात हैं सामान्य वर्ग के। लेकिन सबसे पहली बात ये है, क्या जितने भी लोग विरोध कर रहे हैं, क्या उन्होंने एक बार इस ड्राफ्ट को अच्छे से पढ़ा है? क्या इस रेगुलेशन को जो यूजीसी के द्वारा लाया गया, क्या इसको अच्छी तरीके से उसका अध्ययन किया है? मैं आपको बता दूं कि जितने भी मीडिया ट्रायल में या मीडिया में जो बड़े बड़े चेहरे हैं जो अपने तरीके से उसकी व्याख्या कर रहे हैं, क्या उन्होंने भी एक इसको अच्छे से पढ़ा है या नहीं? अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार इसको पढ़ना चाहिए, इसके बाद ही हमें समाज में इन चीज़ों को लेकर आना चाहिए। मेरा नाम है हरिओम नामदेव। मैं पढ़ाता हूँ अपने विद्याधन क्लासेस ऐप और विद्याधन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। इसलिए मेरा कर्तव्य बन जाता है एक स्कॉलर के तौर पर और एक शिक्षक के तौर पर कि मैं आपके सामने सही और सटीक चीज़ें लेकर आऊँ। इसलिए यूजीसी रेगुलेशन 2026 को बिना किसी एडिट किए हुए, बिना किसी लेक्चर को अलग से तैयार किए हुए, उसी को ड्राफ्ट के रूप में हम आपके सामने ये लेकर आए। यकीन मानिए कि आपने अगर इस ड्राफ्ट को अच्छी तरीके से पढ़ लिया और इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लिया, जो विरोध करने वाले लोग हैं वो वास्तविक तौर पे इसको अच्छी तरीके से ज़रूर समझें, और जिनके लिए ये बनाया गया है उनको इसको समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये सभी लोगों के लिए, और इसको समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि यहाँ पर एक इस शब्द इस्तेमाल किया गया समता को, जिसे हम इक्विटी कहते हैं, जो कि समाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपने इसको समझ लिया तो इस नियम का विरोध करने से पहले आप एक बार ज़रूर सोचेंगे कि हमें विरोध करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम समझेंगे इस ड्राफ्ट को, जो कि मात्र 14 पेजों में इसको तैयार किया गया है, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को मिला के मात्र 14 पेज हैं, और अगर हिंदी भाषा में कहें तो मात्र आप देखेंगे 7 या 8 पेज में इसको बनाया गया है, और इसी तरीके से 5-6 पेजों में इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया गया। ये जो ड्राफ्ट है, ये जिस नाम से इसको जारी किया गया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा, जिसे हम यूजीसी कहते हैं। यूजीसी का जो फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है। जो शिक्षार्थी हायर एजुकेशन में पढ़ते हैं उन सबको इसके बारे में जानकारी होगी, जिसका उद्देश्य है जो भी उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनके लिए ग्रांट की व्यवस्था करना, जो बच्चे रिसर्च कर रहे हैं उनको ग्रांट प्रदान करना, इसको फेलोशिप देना, ये सारी चीज़ें इनके लिए उद्देश्य होते हैं। और उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए वो मानक तैयार करना जिससे कि समता की भावना बच्चों के अंदर पैदा हो। आपने देखा होगा 2012 में एक एक्ट पारित किया गया था, SC/ST एक्ट, बच्चों के लिए जो SC/ST कैटेगरी के थे उनके लिए जो बहुत सारे भेदभाव जो हो रहे थे उनको ख़त्म करने के लिए। लेकिन इसको रिवाइज्ड किया गया। क्यों रिवाइज किया गया? बहुत सारे ऐसे मानकों को देखा गया, ऐसे उदाहरण उनके पास थे कि अन्य वर्गों की भी इसमें उसको भी शामिल किया जाना चाहिए। वो अन्य वर्ग कौन कौन से होंगे, इन सबको भी समझना जरूरी है। वर्तमान समय में आप और जो वीडियोस में आप देख रहे होंगे उसमें सिर्फ ओबीसी की बात की गई है। इसमें ओबीसी सिर्फ ओबीसी शामिल नहीं हुआ है, बहुत सारे वर्ग शामिल हुए हैं। चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो ड्राफ्ट आया था, ये जो अधिसूचना जारी की गई थी वो की गई थी 13 जनवरी 2026 को, जिसका उद्देश्य था कि जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं, मतलब स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, चाहे वो प्राइवेट हों या सरकारी हों, उन सब में समता के संवर्धन हेतु यहाँ पर 2 शब्दों का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता दूँ, एक समता, दूसरा समानता। एक समता और दूसरा समानता। समता मीन्स इक्विटी होता है, समानता मीन्स इक्वालिटी होता है। हम किसी भी स्तर पे इक्वालिटी की भावना पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इक्वल नहीं है, ना ही इक्वल पैदा हुआ है, ना ही उसमें कभी भी किसी के कहने का तात्पर्य नेचर में कभी भी समानता नहीं आ सकती, लेकिन समता आ सकती है। समानता का मतलब यह है कि अगर 3 बच्चे हैं किसी के, तो तीनों बच्चों का जो जन्म का समय है, या समाज के जो 3 वर्ग हैं उन तीनों वर्गों की स्थिति एक जैसी नहीं हो सकती। कोई भी 3 लोग एक जैसे नहीं हो सकते, ना ही सामाजिक रूप से, ना ही आर्थिक रूप से, ना ही शारीरिक रूप से। तो ऐसी स्थिति में हम उनके साथ समता की भावना करके उनको जो है उनको अच्छे समाज के नागरिक बना सकते हैं। समता का मतलब हो जाता है कि अगर इन तीनों बच्चों को भूख लगी है
और ये जो बच्चा है पहले नंबर का, ये पहले से खाना खा के आया है। ये बच्चा खाना तो खाया है इसने, पर इसने इसका समय स्कूल का ज़्यादा जल्दी जाना था इसको और लेट हो रहा था, इसलिए इसने सिर्फ 2 ही रोटी खाई। खाता था 4 रोटी, इसने सिर्फ 2 ही रोटी खाई और ये पूरा अच्छी तरीके से पेट भर के आया है। लेकिन इसके पास तो खाने के लिए भोजन ही नहीं था, ये तो भूखा चला आया। तो आपके पास अगर 2 रोटियां हैं, इन 2 रोटियों में आप क्या करेंगे? इन 2 रोटियों में आप 2 रोटी में से 1 रोटी आप इसे दे सकते हैं और आधी आधी रोटी आप इसे दे देंगे तो इन दोनों का काम चल जाएगा। पर 1 रोटी इसे पूरी मिल जाती है तो उसको थोड़ा सा आहार मिल जाएगा। कहने का मतलब है जो पहले से ही कमज़ोर है उसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं तो ये समता कहलाएगी। जैसे कि आरक्षण दे दिया गया, रिजर्वेशन दे दिया गया, वो उसका मतलब ही यही है, समता लाना। मतलब और ध्यान रखिए कि समानता नहीं ला सकते हम कभी भी, किसी भी नियम के आधार पर भी हम समता ला सकते हैं। यही बात यहाँ पर भी कही गई कि उच्च शिक्षण संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु ये नियम बनाया गया है। इसमें यूजीसी ने क्या कहा है कि जो उच्च शिक्षा मानक पहले से बनाए गए थे उन मानकों को पूरा करने के लिए जो नई शिक्षा नीति बनाई गई है NEP 2020, जो कि आने वाले समय में बहुत सारी परिवर्तन लाना चाहती है, जिसमें पूर्णतः समता और समावेशन की भावना भी उसमें शामिल किया गया है। समावेशन का मतलब होता है इंक्लूजन, जिसका मतलब होता है कि समाज के सभी वर्गों, जिसमें मेल फीमेल हो गया और जो बच्चे सामान्य हैं और जो विशिष्ट हैं, उन सब को एक ही छत के नीचे एक ही परिवेश में उनकी जो क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने का प्रयास करना। यही बात, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही इस यूजीसी के नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और है, हम इसको पॉइंट वाइज क्लियर करेंगे और पॉइंट वाइज क्लियर करने के बाद एक एक पॉइंट को समझेंगे और निश्चित तौर पे आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे कि ये वीडियो समाज में समता पैदा करने के लिए है, ना कि विरोध पैदा करने के लिए। ठीक है, तो विश्वविद्यालय जो अनुदान आयोग है वो उच्च शिक्षण संस्थानों में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर या दिव्यांगजनों के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन के प्रति प्रतिबद्ध है। मतलब जो धर्म के आधार पे किसी के साथ अगर भेदभाव किया जाता है, नस्ल के आधार पर अगर भेदभाव किया जाता है, जाति के आधार पर अगर भेदभाव किया जाता है, लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किया जाता है, दिव्यांगजनों के साथ अगर भेदभाव किया जाता है, तो ये जो है इसके भेदभाव के विरुद्ध जो है क्या कर रहा है, वो हमेशा उसका उन्मूलन करना चाहेगा, उसका समर्थन नहीं करना चाहता। ठीक है, और ये जो कहता है इसको समझना होगा, पॉइंट वाइज हम समझाएंगे। इसको समझने के बाद आप इसको पूरी तरीके से क्लियरली आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें जैसे कि पॉइंट 1 है, इसी तरीके से सिर्फ 11 बिंदुओं में पूरा ड्राफ्ट को तैयार किया गया है। पहला जो बिंदु है जिसमें संक्षिप्त शीर्षक और प्रयोज्यता और प्रारंभ के बारे में बताया गया है, इसमें बताया गया कि इन विनियमों का नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2026 के नाम से जाना जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले बताया। ये भारत के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों पर लागू होगा। उच्च शिक्षा संस्थान में सभी प्रकार के केंद्रीय विश्वविद्यालय, सभी प्रकार के राज्य विश्वविद्यालय, सभी प्रकार के जो भी शिक्षण संस्थान होंगे, प्राइवेट हों चाहे वो सरकारी हों, सभी प्रकार के उच्च शिक्षा संस्थान इसमें शामिल हो जाएंगे, जहां पर ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन से ऊपर तक की पढ़ाई होती है। ये आधिकारिक राजपत्र में प्रशासन की तिथि से प्रभावी होंगे, मतलब जिस दिन ये गजट जारी हुआ है उसी दिन से प्रभावी हैं। और इसमें क्या बात कही गई है कि जो मैं ये बता रहा हूं, जो इसमें लिखा हुआ है, इसके लिए आप अगर कोई शिकायत होती है तो ऑनलाइन पोर्टल पर जाके शिकायत करिए, कमेटी गठित होगी, उसकी जांच होगी, इसके बाद ही उस पर निर्णय लिया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? दूसरा पॉइंट है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, दिव्यांग के आधार पर विशेष रूप से, अब ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से SC जिसे अनुसूचित जाति कहते हैं, विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति जिसे ST कहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब, सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, मतलब सोशली और इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, सोशली इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लासेस के बच्चे हैं उनको, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिसका पूरी मीडिया में कोई नाम नहीं ले रहा है, EWS जिस अदर बैकवर्ड क्लासेस के बच्चे, दिव्यांगजन, कोई नाम नहीं ले रहा है इन लोगों का। और इसके साथ इनके में से किसी के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना, उच्च शिक्षा संस्थानों के हितधारकों के मध्य पूर्ण समता और समावेशन को संवर्धन करना होगा। इसमें EWS के भी बच्चे हैं। EWS के बच्चे कहाँ से आते हैं? सामान्य वर्ग से ही आते हैं। क्यों अपने ही लोगों का बुरा कर रहे हो भाई? मीडिया में रह के बड़े बड़े संस्थान जो है मीडिया के, वो क्यों इसका विरोध कर रहे हैं?
मुझे समझ ही नहीं आता कि एक बार अपनी जो रिव्यू टीम है अगर उससे अपना रिव्यू करवा लिया जाए अपने इस ड्राफ्ट का, तो सही समाज में सही मैसेज आप पहुंचा पाएंगे। इसमें दिव्यांगजनों को शामिल किया गया। दिव्यांगजन क्या सिर्फ SC ST और OBC में ही होते हैं? क्या जनरल कैटेगरी में दिव्यांगजन नहीं होते? EWS के बच्चे जो जनरल कैटेगरी के होते हैं उनका ही इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन बनाया गया है। EWS जनरल कैटेगरी से ही आते हैं, इसीलिए इसको समझना बेहद जरूरी है। परिभाषाओं में जो भी अधिनियम है उसका क्या मीनिंग होगा, जो कि विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 जो अधिनियम है 1956 इसको माना जाएगा। पीड़ित व्यक्ति किसे माना जाएगा? ऐसा व्यक्ति जिसके पास इन विनियमों के अंतर्गत शिकायतों से संबंधित या जुड़े मामले में कोई शिकायत आती है। अगर कोई शिकायत करता है तो व्यक्ति शिकायतकर्ता जो पीड़ित वर्ग कहलाएगा या पीड़ित व्यक्ति कहलाएगा। जाति आधारित भेदभाव, इसमें कौन कौन शामिल है? जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, SC ST OBC के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव, मतलब SC ST और OBC के आधार पर उसको शामिल किया गया है। तो वो जो है जाति के आधार पर कोई बात कही जा रही होगी या किया जा रहा होगा तो वो शामिल होगा, ठीक है। और भेदभाव का मीनिंग क्या होगा? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान और दिव्यांगता के आधार पर या इनमें से किसी भी आधार पर हितधारकों के विरुद्ध कोई भी अनुचित, भेदभावपूर्ण, पक्षपातपूर्ण व्यवहार, ऐसा कोई कार्य चाहे वह स्पष्ट हो या अंतर्निहित हो, इनमें से कोई भी भेदभाव, बहिष्करण, प्रतिबंध हो, पक्षपातपूर्ण रवैया हो, जिसका उद्देश्य या प्रभाव शिक्षक में समान व्यवहार को निष्प्रभावी या अक्षम करना है, विशेष रूप से किसी भी हितधारक या हितधारकों के समूह पर ऐसी शर्त लगाना जो मानवीय गरिमा के प्रतिकूल हो। कहने का तात्पर्य जो शिक्षा से वंचित कर रही हो उसे, या उसकी गरिमा को अहम पहुंचा रही हो, उसको जो है गरिमा को हानि पहुंचा रही हो, ऐसा कोई भी कार्य वो भेदभाव में शामिल किया जाएगा। समता का मीनिंग क्या है यहाँ पर? सभी वैध अधिकारों के प्रयोग के संबंध में पात्रता और अवसर के मामलों में सभी हितधारकों के लिए एक समान अवसर प्रदान करना, ये समता का उद्देश्य माना जाएगा, ठीक है। चलिए यहां पर हम बात कर लेते हैं अन्य बिंदुओं पर। धर्म लिंग की बात यहां पर हुई, तो धर्म लिंग में सिर्फ पुरुष को ही शामिल नहीं किया गया है, पुरुष, महिला और जो थर्ड जेंडर है, क्योंकि वर्तमान समय में अब जो बच्चे हैं वो थर्ड जेंडर के भी काउंट उसमें बच्चे आने लगे उच्च शिक्षण संस्थानों में। एक समय था कि जब आप फॉर्म भरते थे तो आपके पास मेल फीमेल का ही ऑप्शन था। अब जो फॉर्म भरे जाते हैं उसमें एक थर्ड जेंडर का भी ऑप्शन होता है। उसको आप नेग्लेक्ट करते हैं या उसको हीन भावना से देखते हैं, तब भी आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। थर्ड जेंडर यहाँ पर ये शामिल हो जाएगा। कुछ जो संस्थान के प्रमुख कौन कौन होंगे? संस्थान के प्रमुख की जो परिभाषा दी गई है वो विश्वविद्यालय के मामले में कुलपति या जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज हैं उनके प्राचार्य, निदेशक या संस्थान महाविद्यालय का कार्यकारी जो प्रमुख है वही इसका संस्थान के प्रमुख के रूप में जाना जाएगा। अब ये क्यों मैं बिंदुओं को बता रहा हूं, ये आगे चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। उच्च शिक्षण संस्थान कौन कौन से शामिल होंगे? ये बहुत लोगों का प्रश्न रहेगा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में किसे शामिल किया जाएगा। देखिए, धारा 2 के अंतर्गत खंड 4 के अर्थ के अंतर्गत एक विश्वविद्यालय, जो धारा 12 का की उपधारा खंड 1 और खंड खा के अंतर्गत एक महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 की धारा 3 के अंतर्गत घोषित सम विश्वविद्यालय को भी शामिल किया जाएगा। समझ रहे हो? सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय, सारे महाविद्यालय, सारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज इसमें शामिल हो जाएंगी। कर्मचारी, लोकपाल के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और छात्र होंगे वो किस किस स्तर के छात्र इसमें शामिल हैं? सभी किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान में किसी भी माध्यम से, चाहे वो फॉर्मल एजुकेशन ले रहे हों या ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से अपनी पढ़ाई कर रहे हों या ऑनलाइन माध्यम से अपनी पढ़ाई कर रहे हों, आपके यहाँ नामांकित हैं तो वे छात्र की श्रेणी में आएंगे। अगर उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव इस तरीके का देखने को मिलता है तो वो जो है अपनी शिकायत इस पोर्टल पे जो कि बनाया जाएगा उस पर कर सकता है। विश्वविद्यालय में जो कि आप देखें केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम और राज्य अधिनियम के तहत जो भी स्थापित महाविद्यालय होंगे वो सारे शामिल इसमें किए जाएंगे। अब बात करते हैं आगे। समता की जो कमेटी है वो कौन बनेगा? अब समता को लागू करने के लिए जो कमेटी बनाई जाएगी उसमें कौन कौन होगा? सबसे पहले तो संस्थान का प्रमुख पदेनाध्यक्ष होगा। मतलब समता संस्थान का जो प्रमुख, संस्थान में अगर कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय है तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जो उसका कुलपति होगा वो उसका पदेनाध्यक्ष होगा।
उच्च शिक्षण संस्थानों के 3 प्रोफेसर या वरिष्ठ संकाय के जो अध्यक्ष होंगे वो इसमें शामिल किए जाएंगे। जो उच्च शिक्षा संस्थानों के कर्मचारी जो कि शिक्षक के अतिरिक्त कोई भी शिक्षणेतर कर्मचारी जिसे आप कह सकते हो वो इसमें शामिल किया जाएगा। व्यावसायिक अनुभव रखने वाले जो कर्मचारी हैं वो इसमें शामिल किए जाएंगे। तो ये बात आपको समझना है कि जो चीज़ें यहाँ पर हैं उसको बेहतर तरीके से समझ के ही टीम का गठन किया जा रहा है। वर्तमान समय में आप देखेंगे अगर 100 विश्वविद्यालय हैं तो 100 में से कम 90 जो प्रोफेसर्स हैं वो सामान्य वर्ग से ही हैं। तो ऐसी स्थिति में तो आप जो है किसी भी तरीके का, क्योंकि आप पदेन अध्यक्ष हैं वहाँ पर, तो किसी भी तरीके का भेदभाव वहाँ पर आप नहीं होने देंगे। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की। 2 छात्र प्रतिनिधि इसमें शामिल किए जाएंगे जिनका नामांकन शैक्षणिक योग्यता और खेलों में उत्कृष्टता या सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। विशेष रूप से इनको आमंत्रित किया जाएगा कमेटी के लिए। कहने का तात्पर्य है ये जो कमेटी होगी उसमें जो कुल सदस्यों की संख्या 10 रहेगी, जिसमें एक संस्था का प्रमुख और इसके बाद 3 जो प्रोफेसर, जो उच्च शिक्षा संस्थानों का एक कर्मचारी जो कि शिक्षणेतर कर्मचारी होगा, और इसके बाद व्यवसायिक अनुभव रखने वाले 2 प्रतिनिधि और 2 छात्र प्रतिनिधि रहने वाले हैं, और एक समान अवसर केंद्र का समन्वयक जो कि पदेन सदस्य सचिव के रूप में काम करेगा। अब कहने का मतलब जो मैंने आपको बताया 10, 3, 4, 5, 2, 7, 2, 9 और 1, 10, टोटल 10 लोगों की एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि समिति होगी, कमेटी होगी, और इसमें ही कोई भी अगर शिकायत आती है तो यही लोग इस पर काम करेंगे और उस शिकायत का निवारण करेंगे। ठीक है। अब समिति में जो भी लोग रखे जाएंगे उसमें एक अन्य पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति होगा, एक दिव्यांग व्यक्ति होगा, एक एससी वर्ग का होगा, एक एसटी वर्ग का होगा, और एक महिला का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई महिला प्रतिनिधि रखी जाएगी। अब लोगों का कहना कि जो कमेटी गठित की जा रही है उसमें जनरल कैटेगरी का तो कोई है ही नहीं। भाई जनरल कैटेगरी का वर्तमान समय में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सब में तो सभी संभवतः मैं देख रहा हूँ जो भी आंकड़े लोग दिखा रहे हैं तो उसमें तो आप देखेंगे सारे ही सामान्य वर्ग के हैं, प्रबुद्ध वर्ग के सभी लोग हैं। जो सामान्य वर्ग के प्रबुद्ध व्यक्तित्व वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि उनके अंदर तो ये भावना रहेगी नहीं कि मैं किसी का जो गलत करूं, क्योंकि इतने बड़े पद पर जिस व्यक्ति को बैठाया गया है वो तो गलत करेगा नहीं। तो कहने का मतलब है कि जिन लोगों के लिए बनाया गया है उसका प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को होना आवश्यक है। ठीक है। अब जो सदस्यों का जो कार्यकाल रहेगा 2 वर्ष रहेगा, और जो आमंत्रित विशेष रूप से जिनको आमंत्रित किया जाएगा 2 छात्रों को, उनका कार्यकाल 1 वर्ष रहेगा। कमेटी को कम से कम साल में 2 बार इसकी बैठक होगी गढ़पूर्ति के लिए, जिसमें अध्यक्ष को शामिल होंगे, जरूर होंगे, और आमंत्रित व्यक्तियों को छोड़कर 4 होनी चाहिए। अगर कोई भी बैठक की जा रही है तो कम से कम अध्यक्ष को शामिल करते हुए 4 लोगों का होना अत्यंत आवश्यक है। समिति अपनी अर्धवार्षिक रिपोर्ट 6 महीने में प्राप्त अपना समीक्षा जो है जरूर करेगी, चाहे वो कमेटी के पास कोई भी शिकायत आई हो या नहीं आई हो, उसकी भी उसको अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी यूजीसी को। तो इस आधार पे आप समझ सकते हो कि कमेटी किसे बनाया, कमेटी में किन किन को लोगों को ऐड किया गया है, कमेटी के पास जो चीज़ें आ रही हैं वो उनमें किस किस लोगों को ऐड किया गया है, कमेटी का जो प्रमुख है वो कौन है। उच्च शिक्षा संस्थान में बैठा हुआ सबसे ऊपर जो व्यक्ति होगा वही उसका पदेन अध्यक्ष माना जाता है। ये बात यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जिन चीज़ों को आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसको आपने अच्छी तरीके से समझ लिया तो विरोध करना का मतलब कोई रह नहीं जाता है ना। इसलिए इस चीज़ को समझना अत्यंत आवश्यक है। पहला पॉइंट यहाँ पर एक बात और कही गई है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में समुदाय को समग्र रूप से समता, समानता, अवसर सुनिश्चित करना और सामाजिक समावेशन लाना इसका उद्देश्य है। दूसरा पॉइंट बताया गया है छात्रों और शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों के बीच समता को संवर्धन देना और समान साथ ही भेदभाव की धारणा का उसका उन्मूलन करना इसका उद्देश्य है। विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के बीच शैक्षणिक संवाद, स्वस्थ अंतर्व्यक्तिक संबंधों के विकास के लिए सामाजिक रूप से अनुकूल वातावरण बनाना यह आवश्यक है, क्योंकि अगर ऐसा वातावरण रहेगा तभी उच्च शिक्षा संस्थान सही तरीके से आगे बढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि बहुत जगहों से वैकेंसीज निकलती हैं, मैं ये चीज़ फेस कर चुका हूं। मैंने बहुत सारी जगह इंटरव्यूज़ दिए हैं, बहुत सारे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दिए हैं। मैं देखता हूं कि
जनरल कैटेगरी की सारी सीट भर दी जाती हैं और जो कैटेगरी में सीट्स रहती हैं उनको एनएफएस कर दिया जाता है, नॉन या नॉट फाउंड सुटेबल जिसे कहते हैं, मतलब कोई भी योग्य नहीं पाया गया इस पद के लिए। आगे चल के वही जब 1-2 साल बाद विज्ञापन निकलता है तो वही सीटें सारी जनरल में कन्वर्ट हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं भाई? क्या कभी ऐसा देखा गया कि वही सीटें जो है किसी सामान्य वर्ग की रही हों? तो ये बात भी ध्यान देने वाली बात है कि ऐसा ना हो, इसीलिए ये चीज़ें घटित हो रही हैं, और घटना घटित होती है तभी जो है कुछ ना कुछ निकल के आता है। हितधारकों के सामाजिक समावेशन के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास करना, समाज के वंचित वर्गों से संबंधित व्यक्तियों और छात्रों के समूह की सहायता करना, किसी भी भेदभाव की घटना का प्रतिवेदन करने वाले पीड़ित व्यक्ति को प्रतिशोध से बचाना, सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के कल्याण हेतु योजनाओं और कार्यक्रमों से संबंधित सूचना, साथ ही समय समय पर जारी सरकार और यूजीसी व अन्य संबंधित जो एजेंसीज हैं या संगठन हैं कि जो भी ज्ञापन आते हैं, जो कार्यालय आदेश आते हैं, उनका प्रसार करना इस कमेटी का या इस आदेश का जो है उद्देश्य है। क्योंकि यहाँ पर समता समूह की बात की जा रही है तो प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान की निगरानी रखने के लिए और परिसर में किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकने के लिए आवश्यक समझे गए प्रतिनिधित्व के साथ एक छोटी इकाई भी गठित करेगा, जिसका समता समूह जिसका नाम रखा जाएगा, इक्विटी स्क्वाड का नाम इसका रखा जाएगा, और उच्च शिक्षा संस्थानों में आवश्यक संख्या में समता समूह गठित कर सकता है। जैसे कि जो भी आवश्यकता पड़े, 1 संगठन या 2 संगठन या 3 समूह गठित किए जा सकते हैं। ठीक है। समता के लिए जो हेल्पलाइन है, प्रत्येक जो शिक्षा संस्थान होगा वो समता हेल्पलाइन के लिए इक्विटी हेल्पलाइन नंबर जारी करेगा, जो कि 24 घंटे कार्यरत रहेगा। अगर किसी को कोई समस्या है तो वो जो है इस पर संपर्क करके अपनी बात कह सकता है, अपनी बात रख सकता है। अब इसका समता के संवर्धन के क्या क्या उपाय होंगे, ये बात यहाँ पर कही गई है कि इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जो कि मैं ऊपर बताया गया है, और साथ ही साथ एक अपनी वेबसाइट पर इसको उपलब्ध कराया जाएगा। और जो उच्च शिक्षा संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रवेश या प्रवेश नवीनीकरण के समय सभी छात्र और सभी संकाय सदस्य एवं कर्मचारी घोषणा पत्र प्रस्तुत करें कि वे समता के संवर्धन देंगे और भेदभाव में किसी प्रकार से रूप से संलिप्त नहीं होंगे। ये बात उनको पहले क्लैरिफाई करना होगा अपने एडमिशन लेते समय या एडमिशन का रिन्यूअल करते समय। इस तरीके की बातें यहाँ पर शामिल की गई हैं जो कि हमारे लिए जानना अत्यंत आवश्यक था। अब यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं कि अगर किसी बच्चे को कोई समस्या आती है तो समता समिति के समक्ष अपनी बात रखेगा, और जो समता समिति है उस पर निर्णय लेने का अधिकतम 30 दिन के भीतर लोकपाल के समक्ष अपनी अपील करेगा, और लोकपाल इस किसी भी अपील की सुनवाई सुविधाजनक बनाने के लिए एमिकस क्यूरी जिसे न्यायमित्र कहते हैं उसका नियुक्ति कर सकता है। लोकपाल द्वारा नियुक्त जो न्यायमित्र होगा को उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा उचित शुल्क का भुगतान किया जाएगा। लोकपाल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2023 जैसे समय समय पर संशोधित के अनुसार 30 दिन की अवधि के भीतर अपील का निपटान करने का सभी पूरी तरीके से उसका प्रयास करेगा। ये जो है यहाँ पर जो न्याय मित्र होगा वो जो है जो भी आपकी समस्याएं आएंगी उन समस्याओं को कम से कम 30 दिन या अधिकतम कह सकते हो अधिकतम 30 दिन में वो उसको सॉल्व कर देगा। ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज के इस ड्राफ्ट में कहे गए हैं। मैंने आपको बताया था कि टोटल 14 पेज हैं, जैसे कि आप देख रहे हो 8वां पेज है हिंदी का, इसके बाद यहाँ पर यही ड्राफ्ट इंग्लिश में स्टार्ट हो जाता है। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया है तो निश्चित तौर पे आपको इस ड्राफ्ट में ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आएगा जो आपको गलत तरीके से समाज में कोई भी गलत मैसेज दे रहा हो। मेरा मानना है कि यूजीसी रेगुलेशन 2026 जो कि उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु बनाया गया है उचित है। अगर आपको लगता है उचित है तो एक बार उचित आपकी जो भी प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट में करके अवश्य बताइएगा। और ये मैंने वीडियो इस ड्राफ्ट के साथ या इस रेगुलेशन के साथ ही मैंने इसलिए बनाया जिससे कि सारी चीज़ें सामने रहेंगी तो आपको भी समझने में आसान हो जाएगा। अगर यही चीज़ को मैं एक लेक्चर के माध्यम से या कंटेंट को अलग तरीके से डिज़ाइन करता तो शायद वो आपको भी एडिटेड लगता, इसलिए मैंने इसको ज्यों का त्यों और सामने रखा, उसको डिफाइन करने का प्रयास किया। आशा है कि ये यूजीसी रेगुलेशन 2026 आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो समता के संवर्धन हेतु इस वीडियो को अपने समूह में जरूर भेज दीजिएगा जिससे कि सभी लोग इसको समझ सकें और जान सकें कि यूजीसी रेगुलेशन 2026 समाज के
में जो है समता प्रदान करने के लिए है, उन विद्यार्थियों के हितों की बात करता है जिनके साथ अगर कोई घटना घटती है तो अपनी बात वो रख सके। और मैं एक बात और भी बता दूं कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको ऐसा लगता है कि इससे उनको नुकसान है। मैं आपको बता दूं ऐसा आपके साथ कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर जब SC/ST एक्ट आया तो उसका खामियाजा शिक्षण संस्थानों में जनरल कैटेगरी के बच्चों ने नहीं भुगता होगा, ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया होगा। ठीक है। और ये जो बात कही गई है उच्च शिक्षा संस्थान में शामिल की गई है, याद रखना, उच्च शिक्षा संस्थान में बात की गई है, ना कि सामान्य तरीके से। ये UGC जो रेगुलेशन 2026 है वो बात करता है उन सभी बच्चों की जो पहले कमजोर रहे हैं, अभी भी कमजोर हैं। अगर वो कैसे भी उठने का प्रयास कर रहे हैं तो उनको उठकर खड़े होने दीजिए, चलने दीजिए। आप दौड़ रहे हैं तो उनको कम से कम चलने दीजिए। अगर वो थोड़ा सा चल लेंगे तो उनका परिवार थोड़ा सा संभल जाएगा, क्योंकि शिक्षा की आवश्यकता प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति को है। अगर आपने वैल्यू समझी है, आपके पूर्वजों ने आपकी वैल्यू समझी, इसलिए आप लोग बहुत आगे निकल गए। क्योंकि हम एक शिक्षक हैं और शिक्षक के तौर पे हमारे लिए सभी वर्ग समान हैं। लेकिन बात ये भी आ जाती है कि जिन वर्गों के साथ अगर कोई घटना घट रही है तो वो घटनाएं अपनी बात कैसे कहाँ कहेंगे, किस पास जाके कहें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चे अपने मन में दबाए रह जाते हैं, नहीं कह पाते हैं। बहुत सारी घटनाएं घट जाती हैं, नहीं कह पाते हैं। महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो जाता है, नहीं कह पाती हैं। विकलांगों के साथ उनकी चाल को लेके, उनके जो है शरीर को लेके कटाक्ष किए जाते हैं, नहीं कह पाते हैं। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को, बच्चों के साथ पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ बहुत सारी बातें कही जाती हैं, नहीं कह पाते हैं। अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो मैं अपने परिवार मतलब कुटुंब का पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जो फर्स्ट ग्रेजुएट हूँ और मैं PhD स्कॉलर हूँ। मतलब 70-80 लोगों का परिवार होगा। अब मैं ये वहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ, कितनी समस्याएं हुई हैं, कितनी समस्याएं हो रही हैं, ये मैं यहाँ बयां नहीं कर सकता। ऐसे ही हजारों लाखों बच्चे हैं। आपने जो साउथ का एक बच्चा था जो कि डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ही जिसने जो है आत्महत्या कर ली, वेमुला करके एक्ट बनाया गया था, उसके बारे में भी आपने सुना होगा। नहीं सुना है तो एक बार आप डालिएगा तो ऑनलाइन में आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। इसलिए इसको समझ के, नहीं देखा है तो और भी जगह देखिए। ड्राफ्ट अगर आपको चाहिए है तो ये जो है अपना ड्राफ्ट में जो है UGC रेगुलेशन जो 2026 है वो मैं आपको दे दूंगा, उपलब्ध करा दूंगा। वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम पर मैं इसको डाल दूंगा तो वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। आशा है कि आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध रहा होगा। अगर उपयोगी सिद्ध रहा है तो समूह के सभी वर्गों तक इसको जरूर पहुँचाइए। मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।